सीए फाउंडेशन जून 24 अकाउंट्स के पेपर की आंसर की। और अब हम आ गए हैं एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जिसके अराउंड बहुत बज है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर डेट की कुछ मिसप्रिंट है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस सम के अंदर कुछ ना कुछ गलती है। कितने ही लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी बना के डाल दिया कि इस सम के अंदर मिस्टेक है, मिस्टेक इन सीए फाउंडेशन पेपर, ऐसा करके, और लोग क्लिक कर करके वो पूरा वीडियो देख रहे हैं। मैंने भी देखे, 2-3 वीडियो देखे। वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो 2-3 वीडियो के अंदर किसी ने भी ये नहीं बताया कि इस सम में गलती क्या है। क्योंकि बहुत ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, इस सम में कोई गलती ही नहीं है। ये सम एकदम प्रॉपर सम है। इस सम का आंसर निकल सकता है। ना इस सम के अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ना कोई डेट की गलती इस पर्टिकुलर सम के अंदर है। और ये सम मैं आपको बताऊं, एक बहुत मस्त न्यूज़ मैं आपको और देता हूं कि जो भी हमारा पेपर सेटर था, यानी कि सीए फाउंडेशन की जो अकाउंट्स का पेपर जिस किसी ने भी बनाया आईसीएआई के लिए, उसने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या करा है आपको पता है? कॉपी पेस्ट। ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कहां पर है। ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है CMA, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे हम होते हैं सीए, वैसे ही CMA भी होते हैं, जो होते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उनको भी अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, और उसके इंटरमीडिएट लेवल पर डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। उनके फाउंडेशन पर भी डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, इंटरमीडिएट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। और ये जो पार्ट है, ये एग्जैक्ट सेम सम उनकी बुक में से कॉपी करा गया है। मैं यहाँ रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो हमारा वीडियो एडिटर है वो यहाँ पर एक बार वीडियो में रखेगा भी उस सम को, और आपको दिखाएगा भी एग्जैक्ट पेज नंबर के साथ CMA की मॉड्यूल का। एंड मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दूंगा, ताकि आप CMA की ऑनलाइन मॉड्यूल देख भी सकते हो जहाँ ये एग्जैक्ट सम है। तो इस सम के अंदर मेरे हिसाब से देयर इज नो प्रिंट मिस्टेक, देयर इज नो ट्रीटमेंट मिस्टेक, एंड दिस सम इज परफेक्ट एज इट इज। इसका आंसर निकलता है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको निकाल सकते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो बोल रहे हैं कि ये सिलेबस के बाहर का है, तो ऐसा नहीं है। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे ही सिलेबस का पार्ट है, और इसीलिए ये सम हमारे सिलेबस का पार्ट बनता है। अब देखो, हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ बात क्या भी पता है कि ऐसा सम हमारी मॉड्यूल में नहीं है, इसीलिए हमें लगता है अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, जबकि इस पर्टिकुलर सम का टॉपिक हमारे मॉड्यूल के अंदर एक्सप्लेन्ड है। हाँ, मॉड्यूल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कच्चा है मेरे अकॉर्डिंग, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा जितना लिखना चाहिए था, बट दिस पार्ट इज देयर इन आवर मॉड्यूल विच इज सेड एज change in the method of depreciation, and change in method of depreciation amounts to an change in accounting estimate। और ये बहुत पॉसिबल है, हो सकता है इस तरीके का सम है। और मैं एक निंजा टेक्निक हमेशा अपने वीडियोस के अंदर बच्चों को बोलता ही हूँ, CMA वाले बच्चों को भी बोलता हूँ और CA वाले बच्चों को भी बोलता हूँ। देखो, जब तुम जानते हो कि तुम्हारा सिलेबस 80% एक दूसरे का सेम है, तो अपनी स्टडी मटेरियल कर देने के बाद एक बार बाजू वाले की स्टडी मटेरियल भी घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता वहाँ कोई ऐसा सम हो और यहाँ पर ICAI का कोई ऐसा पेपर सेटर हो जिसको कॉपी पेस्ट करना पसंद हो, और उसने कॉपी पेस्ट कर दिया और आपको वो एग्जाम के अंदर दिख जाए। सो अगेन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B, डेप्रिसिएशन के रिलेटेड ये सम है। एंड आई थिंक डेप्रिसिएशन जिन्होंने CBSE बोर्ड करा है उनको तो 11th-12th के अंदर भी डेप्रिसिएशन आता है, चेंज इन मेथड वहाँ पर भी है। तो CBSE वालों को तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। स्टेट बोर्ड में देखो, मैं गुजरात बोर्ड के अंदर था और हमारे यहाँ पर चेंज इन मेथड था, तो मेरे को फिर भी कंप्लेन नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि आपके स्टेट बोर्ड के अंदर क्या था। चालू करते हैं क्वेश्चन 2B। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। ऑन 1 अप्रैल 22, यानी कि साल स्टार्ट हुआ, एक कंपनी थी जो डेप्रिशिएट करती थी इट्स मशीनरी ऑन 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। एंड हैड 9,72,000 टू द डेबिट ऑफ द मशीनरी अकाउंट, यानी कि जो भी हमारा मशीनरी अकाउंट था उसमें हमारी मशीनरी की जो ओपनिंग बैलेंस थी, ये हमारा मशीनरी का अकाउंट है, और यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस कौन सी तारीख को? 1/4/22 को जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था? 9,72,000 था। बराबर, इतना हमारे को समझ में आया यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं क्या है। ऑन 1 अक्टूबर 22, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। अब देखो, यहाँ से इसने बहुत सारे टाइम के रेफरेंस दे दिए। पर्सनली एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी ऐसा होता है ना कि एक फाइनेंशियल ईयर के आजू बाजू की भी डिटेल दी हुई होती है, तो मैं ना टाइमलाइन बनाना चालू कर देता हूँ। ये मेरे पर्सनल के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैंने नोटिस करा है हमेशा ऐसे सम्स में ये मेरी नैया पार करा ही देते हैं। अब देखो, ईयर अंडर द कंसिडरेशन, यहाँ पर हमारा कौन सा ईयर चल रहा है?
1 अप्रैल 22 चल रहा है और सम बी में आगे अगर पढ़ लूँ तो ऐसा पूछा जा रहा है 22 23 की डिटेल्स। तो मुझे एक तो पता है भैया 1 अप्रैल 22 को हमारा साल चालू हो रहा है एंड 31 मार्च 23 को हमारा जो मेन साल है जिसके बारे में सारी बातें करनी है वो है। पर इसके अलावा कुछ और एंसिलियरी ईयर्स भी मुझे दिए तो उनके बारे में भी डिटेल देखना चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे को क्या बोला, ये वाले जो है ना, ये वाला पार्ट के बाद वाला पार्ट की 9,72,000 हमारा मशीन का ओपनिंग बैलेंस था, उतना पार्ट तो मुझे पता है। इसके बाद ये जो 1 अक्टूबर वाला पार्ट था ये 45,000 तक, ये अपने को पहली बार में अच्छे समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन 1 अक्टूबर 2022, देखो 1 अक्टूबर ड्रॉ करो कहाँ आएगा, 1 अक्टूबर कुछ यहाँ आएगा बराबर। 1 अक्टूबर 2022 क्या बोला गया, पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। कब, 2020, यानी कि मैं यहाँ से थोड़ा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, पास्ट ईयर्स में जाना पड़ेगा। तो ये एक पास्ट ईयर हुआ और ये एक और पास्ट ईयर हुआ, क्योंकि यहाँ पर होगा 1 अप्रैल 2020, यहाँ पर होगा 1 अप्रैल 21 और ये है 1 अप्रैल 22। तो मुझे पता चला कि इस दिन को मैंने कोई मशीन परचेज करी थी और वो कितने की थी, उस दिन को वो 80,000 की थी, जिसको मैंने 1 अक्टूबर 2022 को बेच दिया। और कितने में बेचा, तो 45,000 में बेचा। अब मैं जानता हूं कि जब भी कोई एसेट हम बेचते हैं तो उस पर हमारे को क्या करना पड़ता है, रेलेवेंट डेट तक, जिस तारीख को आपने बेचा है ना उस तारीख तक, रेलेवेंट डेट तक हमारे को क्या कंप्यूट करना होता है, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना होता है। तब जाकर हमारे को पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एसेट की जिस दिन बेचा उस दिन की बुक वैल्यू क्या थी। और एक बार उस दिन की बुक वैल्यू मुझे मिल गई, उसके सामने मुझे सेल वैल्यू मिल गई, अब मैं लॉस या प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता हूँ। तो इतना काम करना चालू कर दे बराबर, इतना काम करना चालू कर देते हैं। देखो 80,000 की मशीन थी, हमारे को पता है 10% WDV के हिसाब से यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था। तो करते हैं, अपने को कितने साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। देखो 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था तो पहला तो ये पूरा 1 साल का, तो 1 ईयर का डेप्री लगाएंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर 1 ईयर का फिर से डेप्री लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, 6 महीने का डेप्री और लगाएंगे। तब जाकर क्या होगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 बैठेगा बराबर। तो डेप्रिसिएशन निकालना कंप्यूट कर दें, चलो करते हैं। पहले 80,000 पे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे 10% पर एनम के हिसाब से, तो वो कितना निकल कर आएगा, 8,000 निकल कर आएगा। अब ये क्या बचा, 72,000 इसकी ओपनिंग वैल्यू बच गई। इस पे फिर से क्या लगाएंगे, 10% डेप्रिसिएशन पर एनम। क्यों, क्योंकि हम तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं और उसमें इसी तरीके से होता है। तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन अगर कोई पूछे तो 7,200 होने वाला है। ईयर 2 के बाद क्या हो जाएगा, 72,000 माइनस 7,200 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 64,800 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ईयर 2 के स्टार्टिंग की बुक वैल्यू हो गई। हमने इसको कब बेचा, हमने इसको बेचा ईयर 2 के 6 मंथ्स के एंड के ऊपर। तो अब मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 10% पर एनम का रेट है, तो हम क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं या 6/12 कर देते हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा। तो अब डेप्रिसिएशन निकालो, 64,800 इंटू 10% बराबर इंटू 2 डिवाइडेड बाई इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करना था, वापस कर लेते हैं। 64,800 इंटू 10%, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो रहा होता कि यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। 64,800 इंटू 10%, ये पर एनम का रेट है गाइज, इंटू 6/12, ये डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो क्या है, 64,800 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू हमारा जो ईयर 3 का डेप्रिसिएशन निकल कर आया बराबर, ये जो मिड ईयर का डेप्रिसिएशन, आधे साल का डेप्रिसिएशन निकल कर आया, जो ईयर अंडर कंसीडरेशन है हमारा, उसका डेप्रिसिएशन निकल कर आया 3240। और इसी चीज़ को मैं यहाँ टाइमलाइन पर भी आप लोगों के लिए थोड़ा लिखना चाहता हूँ। ये जो थोड़ा अननीट था इसको नीट कर देते हैं। देखो इस मशीन पर ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना था, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन 8,000 था। इस मशीन पे ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कितना था, 7,200 था। और जिस दिन तक इसको बेचा उस दिन तक का अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँ तो वो निकल कर आता है 3240। तो यहाँ पर हम वो क्या लिखेंगे, 3240 इसका यहाँ तक का डेप्रिसिएशन था। अब ये सारे डेप्रिसिएशन अगर मैं हटा दूँ तो इस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। निकाल लेते हैं उस दिन की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, 64,800 माइनस 3240, उस दिन की इस पर्टिकुलर एसेट की बुक वैल्यू है 61,560। इस चीज़ को आपने कितने में बेचा, तो अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि 45,000 में इस चीज़ को हमने बेच दिया। तो यहाँ से हम करेंगे 45,000 रिड्यूस और पता चलेगा कि भैया लॉस में बेचा है। कितने लॉस में बेचा है हमने इसको, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने 16,560 के लॉस के ऊपर बेचा है।
16,560 के लॉस के ऊपर बेचा है। तो यहाँ से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल ली। एक हमने इंपॉर्टेंट डिटेल निकाली कि जो ये मशीन बेची थी उसका थर्ड ईयर के अंदर डेप्रीसिएशन कितना था, थर्ड ईयर के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट पे 6 महीने का ही डेप्रीसिएशन लगना था और वो डेप्रीसिएशन था 3240। अच्छा, एक और चीज़ हमने निकाल ली कि इस मशीन को बेचने से लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, और कितने का लॉस हुआ है वो भी हमने निकाला, 16,560 का लॉस हुआ है। तो यहाँ तक काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने निकाल ली, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी हमने कर लिया। आगे पढ़ते। ऑल्सो अ न्यू मशीनरी at a cost of rupees 1,50,000 was purchased on 1st October 2022। तो 1st October 2022 फिर से प्लॉट करो, अरे तो यही सेम दिन है, मतलब इसी दिन एक मशीन बेची भी और इसी दिन एक मशीन खरीदी भी। बराबर कितने की खरीदी? 1,50,000 की खरीदी। एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस बीइंग 8,000। ये तो बहुत ही बचकानी सी बात है, हम जानते हैं कि ये परचेज की जो वैल्यू है वो 1,58,000 है। बराबर यहाँ पर हमारे को पता चला एक और एसेट हमने परचेज करी साल में 6 महीने खत्म हो जाने के बाद। अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर इस एसेट पे डेप्री लगेगा, हाँ इस एसेट पे डेप्री लगेगा, कितने पीरियड के लिए लगेगा, वो मज़ा है। इस एसेट के ऊपर 6 महीने के ऊपर ही डेप्रीसिएशन लगेगा। बराबर 6 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन लगाना, इस पर फुल ईयर का मत लगाना। क्यों? क्योंकि इसको पुट टू यूज़ सिर्फ 6 मंथ्स के लिए हमने करा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक और डेटा हमने कैच कर लिया। आगे देखते हैं। द कंपनी चेंज, यहाँ से पूरा सम का क्रीम आ रहा है। द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020 एंड एडजस्टेड द डिफरेंस ऑन 31st March 2023। ये पार्ट गाइज, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट इंटरप्रेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। बराबर ये पार्ट आपके लिए इंटरप्रेट करना बहुत अच्छा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको सिखाना चाहता हूँ। कंपनी ने क्या बोला कि यार हम जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहे थे उसको चेंज करना चाहते हैं। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसको जरा हम चेंज करके क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड में बनाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? तो अगर आप अपनी मॉड्यूल रीड करोगे उसके अंदर लिखा है इफ़ यू कैन चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इट इज़ पॉसिबल बट इट शुड बी लॉजिकल। आप क्यों चेंज कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जब कंपनी बोल रही कि मैं चेंज कर रहा हूँ तो कंपनी सिर्फ इस चीज़ को प्रोस्पेक्टिवली नहीं चेंज करना चाहती, कंपनी इसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना चाहती है। एंड अगर आप कोई भी इंड एस जो इसको लगता हुआ होता है उसको आप पढ़ोगे, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिकली इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है नहीं, तो वहाँ बात जानी भी नहीं चाहिए। बट अगर आप वहाँ तक जाते भी हो तो मैं अगेन आपको बोल देता हूँ, वहाँ पर भी यही सेम इफेक्ट और यही सेम अमाउंट लिखा होता है कि आपको जब भी आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो आपको स्टार्टिंग से पूरा कैलकुलेट करना है और पिछले सालों में कोई इफेक्ट नहीं देनी है, इसी साल में इफेक्ट देनी है। अब इस बात को मैं थोड़ा ढंग से आपको समझाता हूँ। और वही चीज़ देखो कंपनी ने क्या बोला कि बॉस हम ये जो मेथड भी चेंज करना चाहते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2020, यानी कि पहले दिन से हम ये चेंज करना चाहते हैं और जो भी एडजस्टमेंट आएगा वो हम एडजस्टमेंट करेंगे इस ईयर के अंदर। एंड दिस इज एग्जैक्टली एज पर वॉट इज रिटन इन द लॉ फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि यार जो भी मशीनरी हमारे पास इस तारीख को थी उसको हमने क्या करा है, उसको ईयर 1 यानी कि ये पूरा पार्ट एंड ईयर 2 यानी कि ये पूरा पार्ट, ये दो पार्ट के लिए हमने क्या कर दिया है, ये दो पार्ट के लिए हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया है एज पर WDV। पर हमें उसको डेप्रिशिएट कैसे करना है? एज पर SLM, आगे आने वाले के लिए भी और पीछे वाले पार्ट के लिए भी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि यार ये जो ईयर 1 में डेप्रिशिएट कर लिया, ईयर 2 में डेप्रिशिएट कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है क्या कि कितनी मशीन को डेप्रिशिएट करा था? क्योंकि जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला है कि 80,000 रुपये की एक मशीन थी 1st April 2020 को, तो मैंने क्या करा, फटफट निकाल दिया कि भाई पहले साल में 8,000 का डेप्री होगा, दूसरे साल में 7,200 का डेप्री होगा। अब यहाँ मुझे बाकी सारी मशीन्स जो कंपनी की है उनकी वैल्यू 1st April 2020 को दी है, सीधी तरीके से नहीं दी है, उल्टी तरीके से दी है। आपको कहाँ दिए पता है? आपको यहाँ की वैल्यू दी है सारी की। आपको कब की दी है? 1st April 2022 की 9,72,000 वैल्यू है। बराबर कहाँ लिखा है? ये क्वेश्चन के पहले लाइन में।
कि 1 अप्रैल 2022 को कंपनी WDV के तरफ से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी। 9,72,000 मशीनरी अकाउंट के डेबिट में एज एन ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ से मेरे को समझ में आता है कि 1 अप्रैल 2022 को 9,72,000 की वैल्यू दी है। मेरे को एक्चुअली ये वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली कौन सी वैल्यू चाहिए पता है? 1 अप्रैल 2020 को क्या वैल्यू है, मेरे को ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे नहीं दी है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, झक मार के इस वैल्यू को यूज करके यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास वैल्यू 1 अप्रैल 2022 की है तो मैं इससे पहले रिवर्स वर्क करके आना चाहूँगा 1 अप्रैल 2021 की वैल्यू पर, और फिर इससे रिवर्स वर्क करके आऊँगा 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू के ऊपर। कैसे करूँगा? तो यहाँ मैं एकदम सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एसेट हमने 1 अप्रैल 2020 को 100 रुपीज़ का खरीदा था। कोई एसेट था जो हमने 100 रुपीज़ का खरीदा था। अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा होगा ईयर 1 के अंदर। कितना डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा होगा? 10 रुपये का डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा होगा। तो अगले साल के स्टार्टिंग पे वो कितना दिख रहा होगा? 90 का दिख रहा होगा, करेक्ट। और फिर आपने फिर से क्या करा होगा? 10% डेप्रिसिएशन अगले साल का माइनस करा होगा, तो आपको वो कितने के ऊपर दिख रहा होगा? आपको आज वो 81 रुपीज़ के हिसाब से दिख रहा होगा। अब मैं इक्वेट कर देता हूँ कि अगर 81 बराबर 9,72,000 तो 100 बराबर कितना? बराबर अगर 81 बराबर 9,72,000 तो 100 बराबर कितना? तो हम ये करते हैं 9,72,000 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। तो यहाँ हमारे को पता चल जाएगा थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला यूज करके कि भाई ये थी 12 लाख की एसेट्स, 12 लाख की एसेट्स थी। अब अगर किसी को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करना चालू करो भाई। जैसे हमने ये नहीं निकाला कि 8,000 की एसेट थी जिसपे पहले साल का डेप्री लगा, दूसरे साल का डेप्री लगा, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर 12 लाख की एसेट थी तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? भाई पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा 1,20,000 बराबर। उसके बाद ये एसेट की वैल्यू क्या बची? 12 लाख माइनस 1,20,000, तो अगले साल की ओपनिंग बनी 10,80,000। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 1,08,000, क्योंकि 10% है इसलिए मैं इतना फास्ट अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 10,80,000 माइनस 1,08,000 अगर हम करते हैं तो कितना निकल कर आता है? 9,72,000 निकल कर आता है, विच इज़ एग्जैक्टली दिस फिगर। तो ये जो सारा इसने गेम खेला था वो गेम हमने रिवर्स करके अपना आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया कि भाई 1/4/2022 को ये वैल्यू थी, उसमें से हमने ये निकाल लिया, करेक्ट। अब इस सब में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ने के लिए अपने को क्या करना है कि हमारे को पता है कि भाई 12 लाख की हमारे पास एसेट ज़रूर थी 1/4/2020 को, पर इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है वो 80,000 वाली एसेट जिसकी स्टोरी हम देख चुके हैं कि उसका क्या हुआ है, और एक पार्ट है रिमेनिंग एसेट। तो रिमेनिंग एसेट हमारे पास कितनी हो गई? 11,20,000 की रिमेनिंग एसेट हो गई। अब हमारे को क्वेश्चन पे वापस जाके रीड करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली कंपनी की डिमांड क्या है। कंपनी की ये डिमांड है कि हमारे को अपनी जो भी एसेट्स जिन पे हमने WDV के बेसिस के ऊपर चार्ज करा था उसको हम SLM के बेसिस पर चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ ना थोड़ा एक और बात है, वो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे सब जो डिसीजंस होते हैं ना जिसमें कंपनी अपना डेप्रिसिएशन का रेट चेंज करने वाली होती है, ये कंपनी लेती है ईयर एंड के ऊपर। ईयर एंड के ऊपर यानी कब? 31 मार्च 23 पर कंपनी ईयर एंड के टाइम पर डिसाइड करती है कि जो डेप्रिसिएशन, देखो बेसिकली डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन तब चार्ज होता है या तो एसेट बिक रहा है उस दिन डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ रहा होगा उस एसेट के ऊपर क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, या फिर डेप्रिसिएशन आप कब चार्ज करते हो? ईयर एंड के ऊपर। तो अगर डेप्रिसिएशन आप ईयर एंड के ऊपर निकाल रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का चेंज इन मेथड भी कब होगा? ईयर एंड के ऊपर ही होगा। तो बेसिकली कंपनी एक्चुअली ये जो डिसाइड कर रही है ना कि हमें WDV से SLM पे जाना है, उसका इफेक्टिव डेट क्या पता है आपको? 31 मार्च 23। इस बात पे मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि ये जो 80,000 वाली मशीन थी, जब कंपनी ने ये बेचा तब कंपनी के दिमाग में ये बात आई भी नहीं है। इसीलिए 1 अक्टूबर को कंपनी ने इस पर्टिकुलर मशीन को अपने जो ट्रीटमेंट दिया हुआ था उस ट्रीटमेंट के हिसाब से बेच दिया। यानी कि 80,000 वाली मशीन के ऊपर ईयर 1 पर WDV लगेगा, ईयर 2 पे WDV लगेगा। इनफैक्ट जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं ईयर 3 के अंदर भी 6 महीने पर WDV लग के वो मशीन हमारे यहाँ से बिक गई, निकल गई। और अब
कंपनी ने ये काम करने के बाद 6 महीने बाद ईयर एंड पर जब डेप्रिसिएशन निकालना चालू करा, तब कंपनी ने रियलाइज करा यार हमारा ये जो WDV का मेथड है ये बढ़िया नहीं लगा, इसको चेंज करके SLM करते। पर ये उस पे नहीं करेंगे जो एसेट बेच दिए, उसका तो गेम ही ओवर हो गया। तो अब जो बची कुची एसेट है उनके ऊपर हमारे को थोड़ा सा रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास एसेट बची कौन सी, हमारे पास एसेट बची 11,20,000। इसके ऊपर ईयर 1 का डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से और SLM के हिसाब से हमारे को पहले तो एक बार ये जो डिफरेंस है इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ईयर 1 का WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है, 11,20,000 इंटू 10%, तो वो यहाँ पर आएगा 112,000, 1,12,000। और SLM के हिसाब से भी मैं अगर करूँ तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन हम सब जानते हैं कि चाहे WDV हो चाहे SLM हो, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन दोनों ही मेथड में सेम निकल कर आता है। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन इज वेयर द गेम चेंजेस। 11,20,000 में से हम 1,12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10,08,000 बराबर 10,08,000 सॉरी। ये 10,08,000 के ऊपर हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर हमारे को WDV के हिसाब से 10% अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा 1,00,800, यानी कि 1,08,000 इसका डेप्रिसिएशन निकल कर आए। और ये जब मैं माइनस करूंगा 1,00,800 तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी जो इसकी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 9,07,200। अकॉर्डिंग टू WDV ईयर 3 के स्टार्टिंग में हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो ये वैल्यू होनी चाहिए थी ईयर 3 के स्टार्टिंग के ऊपर, बराबर स्टार्ट ऑफ ईयर 3। एंड अकॉर्डिंग टू SLM अगर हम ईयर 3 पर पहुंचते तो हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आनी चाहिए थी, 11 लाख। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है 11,20,000, इसके ऊपर ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकल कर आई 1,12,000। हाँ, यहाँ पर हम निकालेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है, बुक वैल्यू भी ईयर एंड के 1 पर सेम आएगी 1,00,800, 10,08,000। इस पे फिर से डेप्रिसिएशन कितना होगा गाइज, क्योंकि SLM है और इसका 10% लगेगा तो वापिस से 1,12,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम क्या करेंगे 1,00,800 माइनस 1,12,000, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, वैल्यू ऑफ दी 896,000। यानी कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था ईयर 1 का 1,12,000, आपने चार्ज कितना करा ईयर 1 का 1,12,000, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना चाहिए था दूसरे साल का, क्योंकि हम SLM फॉलो करने वाले, तो दूसरे साल के हिसाब से हमें चार्ज करना चाहिए था 1,12,000, पर हमने एक्चुअली चार्ज कितना करा भाई 1,08,000। तो ये जो डिफरेंस है इसको क्या करेंगे, इसको हमारे को ट्रीट करना है और इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ईयर 3 के अंदर दिखाना है। तो ये जो डिफरेंस है 1,12,000 माइनस 1,00,800 यानी कि 11,200 का ये जो डिफरेंस है, ये एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना था उतना आपने करा नहीं, और उस चक्कर में आपको अब और डेप्रिसिएशन इस साल में चार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 11,200 हमारा एक और इम्पॉर्टेंट अमाउंट निकला, और ये इम्पॉर्टेंट अमाउंट जो है वो कहाँ जाने वाला है, हमारा जो मशीनरी अकाउंट है उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कौन सी तारीख को, ईयर एंड पर 31/3/23 को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कि भाई पुराने ईयर्स में जितना डेप्री लगना चाहिए था उतना हम लगा नहीं पाए, इस ईयर में उस बात को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, और इसीलिए 11,200 का अमाउंट यहाँ पर हम पहले तो लिखेंगे। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटी यानी कि मशीन अकाउंट हम और भर देते हैं। मशीन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें और हमारे पास है वो डाल देते हैं। एक हमारे को पता है कि भाई 1/10/22 को हमने एक और मशीन परचेज करी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, और कितने की परचेज करी है 1,58,000 की, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। हम जानते हैं यही सेम तारीख को 1/10/22 को हमने सेल भी करा है, तो हम यहाँ पे करेंगे बैंक। कितना पैसा मिला था जब हमने बेचा था 45,000, तो ये 45,000 ये आया। अच्छा, ये मशीन जो बेची इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी था, कितने दिन को, उसी दिन को, तो ये सेम डेट को इस मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन निकाला था हमने, इस मशीन के ऊपर हमने निकाला था डेप्रिसिएशन ऑफ 3,240, तो हम ये डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर लेंगे। अगर आपको डेप्रिसिएशन यहाँ लेना है तो ये 3,240 का डेप्रिसिएशन ये निकल कर आए, और इसी दिन को हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी एंट्री करेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। भाई कितना लॉस हमारा निकल कर आया था, हमने कंप्यूट करा था इसके ऊपर 16,560 का, तो हम यहाँ पर कर देंगे 16,560 का हमारा क्या भी निकल कर आया, लॉस भी निकल कर आया। सो विद दिस गाइज ये सारी इंपॉर्टेंट डेटा अभी हमने यहाँ पर रख दी।
अभी ईयर एंड के ऊपर हमारे को एक काम और करना है, और वो क्या करना है भाई, ईयर एंड के ऊपर हमारे को डेप्रिसिएशन भी तो निकालना होगा इन मशीन्स के ऊपर, बराबर। तो जो हमारे पास मशीन्स एग्जिस्टिंग है उसका डेप्रिसिएशन निकालना स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए देखो हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है कि भाई जो पुरानी वाली मशीन चली आ रही है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है। अगेन हम जानते हैं SLM बेसिस पर 10% ही है, तो 1,12,000 इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन नक्की हो गया। प्लस इन एडिशन टू दिस हमारे पास एक और मशीन आ गई, वो कितने की आ गई, 1,58,000 की हमारे पास एक और मशीन आ गई थी। और ये जो 1,58,000 की मशीन है इस पर हमारे को पता है कि हमें 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1,58,000 इंटू 10%, ये तो पर एनम का है, इंटू 6/12, तो ये हमारा निकल कर जाएगा 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास निकल कर आ गया 7,900 का डेप्रिसिएशन इस मशीन के ऊपर है। प्लस हमारे पास जो आप यहाँ पर दो अलग अलग भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, 7,900 का डेप्रिसिएशन है, और एक और डेप्रिसिएशन है हमारे पास जो ओरिजिनल मशीन का डेप्रिसिएशन है, वो कितना निकल कर आया था हमारे पास, 1,12,000 ओरिजिनल मशीन का भी हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल कर आया। करेक्ट। सो टोटल डेप्रिसिएशन भी निकल कर आ गया हमारे साल का, लॉस भी निकल कर आ गया, एडजस्टमेंट यानी कि पास्ट ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो हमारे को देना था वो भी हमने दे दिया, और जो हमारी सेल परचेज की एसेट की एंट्रीज थी वो भी कर दी। अब फाइनल एक ही काम बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना 31 मार्च 23 को। बैलेंस ऑफ माय डेप्रिसिएशन या मशीनरी अकाउंट वो कितना निकल कर आएगा, 9,72,000 प्लस 1,58,000, इसमें से हम रिड्यूस करेंगे 45,000, इसमें से हम रिड्यूस करेंगे 3240, इसमें से रिड्यूस करेंगे 16,560, इसमें से रिड्यूस करेंगे हम 112,000, इसके अंदर 112,000 है ये, इसके अंदर से हम रिड्यूस करेंगे 7,900, और इसके अंदर से हम रिड्यूस करेंगे 112,000। तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा बैलेंस 9,34,100, बराबर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि जब हम बैलेंस निकालेंगे तो मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा, जो परचेज करा वो दिखेगा, सामने बैंक दिखेगा हमारे को जो हमने सेल करा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिखेगा। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ टोटल करके हमने सोल्यूशन के अंदर लिख दिया। इसके 3 पार्ट है, आप जानते हो कौन से 3 पार्ट है, कौन से 3 पार्ट है। पहले तो जो मशीन बेची वो वाली, वो कितना है हमारे पास, ये वाला पार्ट 3,240 वाला, ये मैं प्लस करते आता हूँ आपके लिए, 3,240 प्लस ये वाली मशीन जो नई परचेज करी थी इस पे 7,900 का पार्ट, प्लस ये जो पुरानी वाली हमारे पास मशीन पड़ी है जिसके ऊपर SLM के हिसाब से 1,12,000 का पार्ट निकल कर आता है। इन तीनों अमाउंट को जब आप प्लस करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपके पास निकल कर आएगा 1,23,140, 1,23,140। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम पर कि पास्ट ईयर्स का डेप्रिसिएशन जो हमारे को पास्ट ईयर में कर लेना चाहिए था पर नहीं कर पाए, तो इस ईयर में एडजस्ट करेंगे 11,200, एंड ये हमारा बैलेंस निकल कर आए। एंड इस सम को करने के लिए ये जो रिक्वायर्ड वर्किंग है ये यहाँ पर, करेक्ट। सो विद दिस गाइज आई होप आपको ये वाला सम बहुत ही अच्छी तरीके से लगा। अगेन आई एम टेलिंग यू इस सम के अराउंड बज है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से इस सम के अंदर कोई भी गलती नहीं है। इफ़ हाउएवर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने कोई पॉइंट मिस करा है और मेरे हिसाब से इस सम में ये गलती है, या ये डेट में मिस प्रिंट है, या यहाँ मिस प्रिंट है ना वहाँ मिस प्रिंट है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट बिलो दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे आप प्लीज़ कॉमेंट करिए, मैं पढ़ूंगा। अगर आपके आर्ग्यूमेंट में दम लगेगा तो ऑब्वियसली मैं एक और वीडियो बनाकर बोलूँगा कि भाई आपने मुझे ये आर्ग्यूमेंट दिया था और जिसमें मुझे दम लग रहा है और ये सही बात है, इसीलिए ये सम गलत है। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये सम पूरा का पूरा करेक्ट है गाइज, नथिंग रॉन्ग इन इट। और अगेन एक निंजा ट्रिक मैं आपको जो रिवाइज कराना चाहता हूँ, कभी भी, क्योंकि हमारा सिलेबस CMA का सिलेबस बहुत कॉमन है गाइज, हमेशा अपनी मटेरियल कर देने के बाद बाजू वाले की मटेरियल भी करो, वहाँ से डायरेक्ट सम उठ के आएगा, बराबर। जैसे मैंने आपको एडिटर जो है वो इस वीडियो के अंदर डालेगा, आपने स्टार्टिंग के अंदर देखा ही होगा कि उसने वो पर्टिकुलरली वो वाला पार्ट डाल के आपको दिया था, जहाँ से ये पूरा सम सिर्फ कॉपी पेस्ट होकर आया हुआ है हमारे पास। जाते जाते गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। CA इंटरमीडिएट May 25 के बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोथ ग्रुप्स की फीस है 15,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। डोंट मिस आउट गाइज, बहुत ज़्यादा फन होता है हमारे बैचेस के अंदर। CA फाउंडेशन सितंबर बैच 5,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। डोंट मिस आउट दैट ऑल्सो गाइज। जब भी आपकी एग्जाम है प्लीज सब्सक्राइब टू कॉन्सेप्ट एजुकेशन। माई नेम इज CA यशवर्धन साबू, आई एम द हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट conceptca.com। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।